नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी मौजूद हैं गाज़ियाबाद के रनिंग रूम में और मेरे साथ हैं श्याम कुमार। और ये अभी एनसीआर है जो अपना प्रयागराज मंडल में ट्रेन मैनेजर हुए हैं 2019 की जो एनटीपीसी की भर्ती थी उसके तहत। और तो हम दोनों लोग गाज़ियाबाद के रनिंग रूम में हैं, तो आज श्याम भाई से पूछते हैं कि उनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा है, उन्होंने अपनी तैयारी किस तरीके से की है, तो हो सकता है आपको कुछ मदद मिले। तो सबसे पहले हम श्याम भाई से पूछना चाहेंगे, श्याम भाई थोड़ा अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं श्याम कुमार प्रयागराज एनटीपीसी 2019 के तहत ट्रेन मैनेजर टूंडला में तैनात हूँ। दोस्तों, करंट पब्लिकेशन हमेशा ही वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और सामान्य अध्ययन के 27,000 प्लस क्वेश्चन फैक्ट्स के साथ दिए हुए हैं। इसमें हम एएलपी की, आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ कांस्टेबल की, जेई की, ग्रुप डी की और फिर एनटीपीसी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। तो फिर आपके हिसाब से तो पोस्टिंग आपकी सही हुई है। टूंडला में आपकी पोस्टिंग है, तो फिर आपकी जॉब कैसी चल रही है? जॉब वॉब तो ठीक चल रही है, लेकिन ये थोड़ा घर के पास और होते हैं तो थोड़ा माहौल और। तो श्याम भाई हमें एक चीज़ बताइए कि आपने जॉब करने के लिए रेलवे को ही क्यों चुना है? क्या आप इसके साथ साथ किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे? ऐसा है, रेलवे कोई मेरा फिक्स नहीं था कि नहीं जी रेलवे में जाना है। वैसे मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था। एसएससी सीजीएल के साथ साथ जैसे कि इसका फॉर्म आया 2019 जनवरी 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया, तो मैंने इसका फॉर्म भी अप्लाई कर दिया और फाइनली इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, जो कि हमारी जो ज्वाइनिंग हुई है जुलाई 2023 में हुई। और उससे पहले भी मैंने सीजीएल के एग्ज़ाम दिए, उसमें हुआ 2017 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में, लेकिन फाइनल किसी में हुआ, किसी में 2 नंबर से, किसी में 3 नंबर से, किसी में ऐसे मतलब रहता गया। और भी 2-3 एग्ज़ाम हैं, जैसे रेलवे में ग्रुप डी है और एक डिफेंस में हुआ था मेरा, लेकिन वहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं किया और फाइनली मैंने इसे रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पर इसको ज्वाइन किया। श्याम भाई एक चीज़ बताइए, जैसे कि कोई बिगिनर है, जैसे कोई जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है, और जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी 2-3 महीने में रेलवे के फॉर्म आने वाले हैं, ईएलपी के फॉर्म चल भी रहे हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है तो उसे मतलब क्या क्या वो 3 महीने में किसी रेलवे के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, निकाल सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये उस जो कैंडिडेट्स है या जो एस्पिरेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर बाकी में उसे चाहिए नौकरी, मतलब चाहिए उसने सोच लिया कि मुझे करना है, तो 3 महीने में क्या वो 2 महीने में भी कर सकता है, एक सिंगल मंथ में कर सकता है। बस उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो। बस ये है, जैसे कि 3 महीने में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे आपको दोगुनी तिगुनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रहता है। जैसे आपने बताया, तो जैसे एनटीपीसी में क्या होता है कि सीवीटी फर्स्ट और सीवीटी सेकंड 2 पेपर होते हैं। तो यार हमें जैसे सीवीटी फर्स्ट की तैयारी करनी है और यदि कोई बच्चा बिगिनर है, तो जैसे हमें पता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो यदि कोई बिगिनर है तो उसे रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, बिगिनर के लिए तो रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ और जीएस हुआ, वो सब एक जैसे ही हैं। क्योंकि बिगिनर है तो उसे क्या है, कोई भी चाहे मैथ भी उसके लिए नया ही होगा, सब कुछ मतलब ये उसमें क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे अपने जो बेसिक होगा वो क्लियर करना होगा। जो बेसिक है उसे मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक है, उससे ऑफलाइन बेसिक के लिए तो ऑफलाइन क्लासेस ही ज़्यादा बेटर रहती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे यूट्यूब ऑनलाइन, अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, आप बिगिनर्स हो, तो उसमें क्या आपके बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं अच्छी तरीके से, जितने अच्छे आपके ऑफलाइन कोचिंग से होते हैं। ये रहता है। जैसे यदि मैं रीजनिंग की तैयारी करना चाहता हूँ, जैसे मैं ही हूँ और मुझे ही यदि एनटीपीसी क्रैक करना है और मुझे रीजनिंग की तैयारी करनी है और मेरे आसपास कोई ऑफलाइन संस्थान नहीं है,
तो क्या ऑनलाइन कोई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आपने तैयारी की हो, जिनकी आपको जानकारी हो, जहाँ से कोई भी व्यक्ति अपने बेसिक्स क्लियर कर ले रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग भी एक वो ही आप मान सकते हो, जितनी आपकी सोचने की जो क्षमता होगी वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, वो आप उतना ज़्यादा बेटर रीजनिंग कर सकते हो। वैसे यही है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो जो क्रेजी जी के ट्रिक है और जो बैंकिंग अड्डा वगैरह है, इनकी रीजनिंग जो रहती है वो ठीक ठाक रहती है, जो रेलवे के हिसाब से भी मतलब अच्छी रहती है। पढ़ाने का तरीका होता है वो अच्छा रहता है। जैसे अगर मेरे यहाँ से बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद और कोई कहीं से मतलब जैसे अच्छी फास्टनेस लाने के लिए या रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी से कम समय में अटेम्प्ट करने के लिए कुछ बताएं कि क्या कर सकते हैं? आपने क्या किया था ऐसा? उसके लिए तो देखो, आपको मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो प्रैक्टिस है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन को 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10-10 बार कीजिए तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम है वो कंज्यूम होता जाएगा। और टाइम जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आपको पहले उस क्वेश्चन में 3-4 मिनट लग रही हैं, पजल्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली लगी जाती हैं, तो वही पजल्स आप 1 डेढ़ मिनट में ही कर सकते हो। आपने अगर ऐसा जो अभ्यास किया था रीजनिंग का, तो आपने किस तरीके से अभ्यास किया था? देखो, हमारी पूछे तो हमने तो ऐसे ही किया, जैसे कि पहले जो टाइम लग रहा था तो उसी क्वेश्चन पे बार बार, एक जो क्वेश्चन है उसमें हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसी क्वेश्चन पे हम बार बार काम करते रहे। जिस क्वेश्चन पे पहले हमें 3-4 मिनट लग रही थी, वही क्वेश्चन हमने 1-1 डेढ़-डेढ़ मिनट में किया। इसके बाद यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की, गणित की, तो जैसे गणित में देखने में आता है कि गणित बहुत सारे लोगों को टफ लगता है। तो अगर कोई बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसे गणित की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? देखो, अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए भी, जैसे कि मैंने रीजनिंग में बताया कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। वो बेसिक्स मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक किरण पब्लिकेशन है, उसकी बुक आती है, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे गगन प्रताप सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, राकेश यादव वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस टीचर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या किसका ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मैथ के कुछ अभ्यास के लिए बता सकते हैं, आपने मैथ का अभ्यास किस तरीके से किया था? देखो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन उसे बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो, तो आपका ऑटोमेटिकली आपको देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, इसका आंसर ये है। बस ये है, मैथ हुआ या रीजनिंग हुआ, इसमें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बस। श्याम भाई, एक चीज़ और बताइए हमें, जीएस के लिए, जीएस भी बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि जीएस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करनी चाहिए, किस टीचर से पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स ना पढ़ें। तो कुछ जीएस के लिए बताइए कि अगर कोई शुरुआती बच्चा है जो तैयारी करना चाहता है, तो जीएस कैसे तैयार करना चाहिए? देखो, जीएस के लिए अगर आप, मेरे हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर बुक है, रेलवे के पर्पज़ से देखी जाए तो जो लूसेंट वाली है, एक एमसीक्यूज़ वाली ले लो, एक वो है दूसरी वाली है थ्योरेटिकल है, वो वाली ले लो। दोनों बुक बहुत आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, अगर आप रेलवे को किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों बुकें बहुत अच्छी हैं। एक से आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो, फिर उसी के साथ जिस चैप्टर के आप जिसकी आपने थ्योरी पढ़ी, उसी के आप जो एमसीक्यूज़ हैं वो लगाइए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आजकल नए नए आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो किसी को भी जैसा कि आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। श्याम भाई, जैसे कहते हैं कि कोई भी परीक्षा है या युद्ध है, उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इसके अभ्यास के लिए आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, और मॉक टेस्ट का इस परीक्षा में क्या योगदान है? किस तरीके से देखते हैं कि मॉक टेस्ट ज़रूरी हैं देना या नहीं ज़रूरी हैं? या फिर किसी को मॉक टेस्ट देने चाहिए या डेली देने चाहिए? ऐसा भी कुछ लोग पूछते हैं कि हमें मॉक टेस्ट डेली लगाने चाहिए। तो आपने मॉक टेस्ट का कैसे यूज़ किया है? दिए हैं या नहीं दिए हैं? देखो, मॉक टेस्ट देखा जाए तो हर परीक्षा में आपको बेनिफिट्स ही मिलेगा मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपको जो एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है मॉक टेस्ट, चाहे वो आप रेलवे का एग्ज़ाम दिए, चाहे एसएससी का किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए, वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मिलेंगे। और इससे आपको क्या होता है, जैसे कि आप कभी भी
कहीं उसमें एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो आपको उसमें माहौल क्रिएट हो जाता है आपका। आप उस तरीके से उस तरीके से अपना वो करने लगते हो और आपका जो थोड़ा प्रेशर होता है, जो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर रहता है, वो थोड़ा कम हो जाता है बार-बार मॉक टेस्ट लगाने से। और बिगिनर्स के लिए तो पहले बेसिक्स क्लियर करना होगा। उसके बाद जो थोड़ा जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उनसे पढ़कर अपना जो भी प्रैक्टिस है उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाएँ। और स्टार्टिंग में अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो हफ़्ते में 1 मॉक टेस्ट लगाएँ। उसके बाद जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है तो उसके बाद वैसे मॉक टेस्टों की संख्या बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो उसके बाद जैसे भी आपको लगता है रोज़ाना 1 मॉक टेस्ट दे लिया, 2 मॉक टेस्ट दे लिए, तो उससे आपका क्या रहता है, प्रैक्टिस जो होती है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट्स मिलता भी है। अच्छा, मॉक टेस्ट देने की कोई स्पेशल ट्रिक है कि मॉक टेस्ट हमें किस तरीके से देने चाहिए? नहीं, ऐसी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट तो जो है किसी का भी हो, बस आप देते रहिए। बस ये है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। जिस तरीके से जो पिछली बार जो लेवल रहा है, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, जैसे पिछली बारी जो उन्होंने पैटर्न रहा है या जो भी उसी के बेस पे देने हैं आपको। अच्छा, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, उसके बाद ऐसा देखने में आता है रेलवे के एग्ज़ामों में कि तैयारी के साथ-साथ अभ्यास की भी एक अच्छी ज़रूरत रहती है और दोनों में ही सामंजस्य बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 3-4 महीने हैं, तो हमें पढ़ना भी है और अभ्यास भी करना है। तो इन दोनों को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? देखो, आपको अगर आप अभ्यास के साथ-साथ आपको दोनों चीज़ें की हैं। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो इसका मतलब ये आपको उसके अभ्यास तो अपने आप हो ही जाता है। और अभ्यास से ही जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप बार-बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, बार-बार और सेम वही चीज़ें आती रहेंगी जो एग्ज़ाम में जो आपसे पूछी जा रही हैं, पूछी जा सकती हैं। तो वह प्रैक्टिस तो अपने आप हो ही जाती है। दोनों का आपस में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो श्याम भाई, जैसा कि आपने बताया और अपना इतना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू गौरव भाई, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।